नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ, अरे माँ, कहाँ हो आप? दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अभिषेक घर के अंदर आया तो अपनी माँ सुमित्रा जी को पुकारने लगा। वो ड्राइंग रूम में इधर उधर देखने लगा, फिर सीधा उसके कमरे की ओर बढ़ गया। उधर रसोई घर में खड़ी उनकी पत्नी दिव्या उसे माँ के कमरे में जाते देख रही थी। अभिषेक बैग से सामान निकालते हुए बोला, लो माँ, आपकी दवाई ले आया हूँ। खत्म हो गई थी ना? और हाँ, ये आपके घुटनों के दर्द के लिए मरहम है, वही लाया हूँ। सुमित्रा जी ने बेटे ने हाथ से दवाई ली और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे बेटा। अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ, दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है तो वो मैं हूँ जो मुझे आपकी जैसी माँ मिली। याद है जब मैं छोटा था और बुखार में तप रहा था तो आप सारी रात मुझे गोद में लेकर बैठी रहती थी। कभी ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती तो कभी मुझे दबा देती। मेरे जिद करने पर अपनी बाहों का झूला बनाकर मुझे झूला भी झुलाती। अभिषेक एक्टिंग करते हुए दिखाने लगा कि कैसे माँ उसे झूला झुलाती थी। सुमित्रा जी हंस पड़ी। तभी दिव्या, जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी, हाथ कमर पर रख कर तानों की गोलियां दागते हुए बोली, वाह, माँ के पास बैठने के लिए आपके पास समय है। उसके साथ बचपन की यादें ताज़ा की जा रही है, लेकिन पत्नी से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। अभिषेक चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगा। दिव्या गुस्से में जलती भूनती खड़ी थी। माँ ने ऐसे पाला, माँ ने वैसे पाला, माँ ने ये त्याग किया, माँ ने वो त्याग किया। जब देखो तब माँ 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 का नाम जाप करते रहते हो। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। श्रवण कुमार को भी पीछे छोड़ दिया तुमने। याद ना हो तो बता दूं, तुम्हारी एक बीबी और 4 साल का बच्चा भी है जो इस समय अपने पापा के घर आने का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर अभिषेक बोला, ये क्या कह रही हो दिव्या तुम? थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करो। और अगर रौनक मुझे याद कर रहा था तो इतनी बातें सुनाने की बजाय उसे यहाँ मेरे पास ले आती। दिव्या तिलमिला उठी और चिल्लाते हुए बोली, अच्छा, मतलब तुम यहाँ से नहीं हिलोगे? तो ठीक है, बैठे रहो अपनी माँ के चरणों में। मैं तो बेकार में तुमसे शादी कर बैठी। कहते हुए वो अपने वहाँ से चली गई। माँ, मैं जाता हूँ, कहकर अभिषेक अपने कमरे में आ गया और अपने बेटे रौनक को गोद में उठा लिया। दिव्या पीछे से आई तो अभिषेक बोला, इतनी सी बात पर हंगामा खड़ा करने वाली कौन सी बात थी दिव्या? तुम भी जानती हो कि आज कितने दिनों बाद बस 2 मिनट के लिए मैं माँ के पास बैठा था। अभिषेक की बात पर दिव्या चुप ही रही। अच्छा, मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अभिषेक बोला तो दिव्या गुस्से से बोली, खाना भी अपनी माँ से ही क्यों नहीं बनवा लेते? तुम जानती हो दिव्या, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। पति की यह बात सुनकर दिव्या पैर पटकती हुई रसोई में चली गई। इधर अपने कमरे में चुपचाप बैठी सुमित्रा जी एकाएक अतीत की तरफ खींचती चली गई। केवल 10 साल का था अभिषेक और उनकी बहन प्रीति 8 साल की, जब उसके पिता का साया उसके सर से उठ गया था। पति की अचानक हुई मौत के बाद जब सुमित्रा जी अकेली रह गई तो जिंदगी एकदम अंधेरा हो गया था। अकेली औरत कैसे संभालेगी दो दो बच्चों को? पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले काटनी पड़ेगी। आस पड़ोस के लोग कहते तो सुमित्रा जी का कलेजा धक से रह जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पास रखे कुछ गहनों को गिरवी रखकर एक छोटा सा टिफिन सेंटर शुरू किया। दिन रात मेहनत कर लोगों के घरों में खाना पहुंचाने लगी। हालात जैसी भी थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कभी रुकने नहीं दिया। वह दिन भर काम करती और रात को अभिषेक और प्रीति के साथ बैठकर उनकी पढ़ाई में मदद करती। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए। अभिषेक पढ़ाई में होशियार था, मेहनती था। माँ की तपस्या रंग लाई और उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई।
जब पहली तनख्वाह मिली तो सबसे पहला काम उसने माँ के लिए एक आरामदायक कुर्सी खरीदने का किया। माँ, अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब आप आराम करेंगी। उस दिन सुमित्रा जी की आंखें खुशी से छलक पड़ी थी। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और बेटे को गले से लगाते हुए कहा था, मेरा संघर्ष सफल हो गया बेटा। फिर सुमित्रा जी ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी बेटी प्रीति की शादी कर दी। उसके बाद अभिषेक के लिए भी अच्छे घरों की लड़कियों के रिश्ते आने लगे। उन्हीं में से एक थी दिव्या। पहली ही नज़र में दिव्या अभिषेक को भा गई थी। साथ ही पढ़ी लिखी भी अच्छी थी। बेटे की शादी दिव्या के साथ तय करने के बाद सुमित्रा जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोचा था कि अब वह घर में बहू आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। उन्होंने दिव्या को बेटी की तरह अपनाने का सपना देखा था, लेकिन दिव्या के कदम इस घर में पड़ते ही सुमित्रा जी को एहसास होने लगा था कि उनके सपने और हकीकत में बहुत फर्क था। दिव्या को अपनी प्राइवेसी में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं थी, ना ही सास की और ना ही ननद की। उसे अभिषेक का अपनी माँ से इतना लगाव भी पसंद नहीं था। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि दिव्या को इस घर में सिर्फ अभिषेक चाहिए, उसकी माँ या बहन नहीं। वह शुरू से ही सुमित्रा जी से कटी कटी रहती, उनके कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। जब भी उनकी ननद प्रीति मायके में आती तो दिव्या उससे बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी। प्रीति ने भी इस बात को महसूस कर ही लिया था। शुरुआत में तो सुमित्रा जी को लगा कि नई नई शादी हुई है, इसलिए बहू ऐसी है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन समय बीतने के साथ भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब तो वो उन्हें बातें भी सुनाने लगी थी, उन्हें टोकने या ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उनके तीखे शब्दों के तीर हर दिन सुमित्रा जी के दिल को छन्नी करते थे, परंतु वह चुप रहती, सोचती कि कभी तो दिव्या बदलेगी, कभी तो वो उन्हें सम्मान देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतीत की यादें में खोई सुमित्रा जी काफ़ी देर तक यूं ही बैठी रही। इधर अभिषेक को कई बार महसूस होता कि उनकी माँ अकेली होती जा रही है। वो दिव्या को समझाने की कोशिश करता, लेकिन दिव्या तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर भी अभिषेक को उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आज दिव्या बहुत उत्साहित थी। उसकी बहन ईशा, उसके साथ उसका बचपन से बहुत गहरा लगाव था। आखिरकार उसका रिश्ता तय हो चुका था और दिव्या के माता पिता उसकी शादी का कार्ड देने घर पर आ रहे थे। आज घर में एक अलग ही रौनक थी। रसोई से घी और मसालों की धीमी धीमी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। शाही पनीर की महक, तड़के वाले छोले, सुगंधित पुलाव और गर्मा गर्म हलवे की खुशबू पूरे माहौल को उत्साहित कर रहा था। दिव्या बड़े चाव के साथ रसोई में सब कुछ बना रही थी, हर चीज का खास ध्यान रखती, हर पकवान चखकर देखने लगी कि नमक ठीक है या नहीं, मिठाई संतुलित है या ज़्यादा हो गई है मीठा। अरे आज कुछ खास है क्या जो इतनी तैयारियां चल रही है? सुमित्रा जी ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा। उन्होंने इतनी मेहनत से दिव्या को काम करते शायद पहली बार देखा था। दिव्या के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। हाँ माँ जी, आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरी बहन ईशा की शादी का कार्ड लेकर। सुमित्रा जी हल्का सा मुस्कुराई। बहू के इस उत्साह को देखकर अच्छा लगा, लेकिन साथ ही कहीं भीतर एक टीस भी उठी। कुछ ही देर में दिव्या के माता पिता घर आ पहुंचे। बड़ी ही खुशी से वो उनसे गले मिले, उन्हें सोफे पर बिठाया और खुद उनके पास बैठ गई। सुमित्रा जी कमरे से बाहर आई तो दिव्या की माँ शांति जी सुमित्रा जी से बड़े स्नेह से मिली और हाल चाल पूछने लगी। लेकिन सुमित्रा जी ने अपने हाव भाव से जाहिर भी नहीं होने दिया कि उन्हें कोई तकलीफ या परेशानी है। फिर दिव्या अपने माता पिता की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए बड़े स्नेह से उन्हें भोजन परोसने लगी। सुमित्रा जी चुपचाप इस दृश्य को देख रही थी। दिव्या के चेहरे पर उत्साह, आंखों में चमक और हर शब्द में मिठास थी। उन्हें अचानक 2 महीने पहले का दिन याद आ गया, जब उसके दामाद का ट्रांसफर विदेश में हो गया था
और उनके बेटी दामाद को विदेश शिफ्ट होने था। उससे पहले उनकी बेटी प्रीति मायके आई थी। उस उन सबसे मिलने प्रीति को दरवाजे पर देख दिव्या ने एक और औपचारिकता और फीकी सी मुस्कान दी थी और फिर बिना कोई गर्मा गर्म कुछ मिठाई परोसे हुए फ़ोन में व्यस्त हो गई थी। थोड़ी देर तक तो प्रीति अपनी माँ और भाई के साथ बैठकर उससे बातें करती रही, हंसी मजाक, पुराने किस्से, बचपन की यादें। लेकिन दिव्या चुपचाप एक तरफ जा बैठी थी। अभिषेक ने ऑफिस के लिए निकलने से पहले दिव्या को आवाज़ दी थी और कहा था, दिव्या आज प्रीति आई है तो दोपहर को राजमा चावल बना लेना, उसे बहुत पसंद है। इस बात पर दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया था। अभिषेक को दिव्या की इस बेरुखी पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो जानता था कि ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो कलेश खड़ा हो जाएगा। फिर दिव्या बिना कुछ कहे रसोई में चली गई थी। कुछ देर बाद दिव्या बाहर आई और बोली, माँ जी आज लंच में खिचड़ी बनाई है, जब खाने का मन हो बता देना। सुमित्रा जी ने चौंक कर कहा, अरे बेटी, लेकिन प्रीति आई है, राजमा चावल बना लेती, उसे बहुत पसंद है। दिव्या ने उबाऊ चेहरे के साथ जवाब दिया, माँ जी मेरा तो सिर दर्द हो रहा है और वैसे भी पूरा दिन घर संभालती हूँ, बच्चे को देखती हूँ और जब जरा सा टाइम आराम करने का सोचा तो आप लोगों की फरमाइश शुरू हो गई। सुमित्रा जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई थी तो प्रीति का चेहरा भी एकदम उतर गया था। माँ रहने दो ना, रहने दो, भूख नहीं है मुझे, बूझे मन से वो बोली। उन्होंने एक नज़र प्रीति की ओर देखा तो जबरन मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कसक साफ झलक रही थी। आज वो दृश्य याद करके अनायास ही सुमित्रा जी की आंखें भर आई। आज वही दिव्या अपने माता पिता के लिए इतना प्यार जता रही थी, उसके पसंद का हर चीज़ व्यंजन बना रही थी, उन्हें हाथ से खाना परोस रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिल में उठे तूफान को दबाते हुए एक फीकी मुस्कान ओढ़ ली और चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। घर में रौनक थी, हर रोज़ शॉपिंग के प्लान बन रहे थे। दिव्या आए दिन अपनी सहेलियों के साथ मॉल जाती, कभी अपने लिए महंगी साड़ी तो कभी डिजाइनर लहंगा खरीदती। उसने अभिषेक और रौनक के लिए भी नए कपड़े लिए, हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखा, लेकिन सुमित्रा जी के लिए कुछ नहीं खरीदा। हर रोज़ हाथों में बड़े बड़े बैग, चेहरे पर चमक, आंखों में खुशी लिए वो बाजार से लौटी, फिर अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती, शादी की तैयारियों की बात, गहनों और कपड़ों की चर्चा, रिश्तेदारों की लिस्ट, सब कुछ डिस्कस करती। अब शादी का कार्ड आ गया था, पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था। दिव्या ने कार्ड लहराते हुए उत्साह से कहा, अभिषेक प्लीज़ शादी के लिए छुट्टी ले लो, शादी को सिर्फ 15 दिन बचे हैं, हमें पूरे हफ्ते वहाँ रहना है। ये सुनकर अभिषेक चुप रह गया। आज अभिषेक ऑफिस से जल्दी लौट आया था। घर के अंदर आया तो महसूस किया कि वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वो यहाँ वहाँ देखने लगा, शायद दिव्या घर पर नहीं है। सोचते हुए वो माँ के कमरे में चला गया। माँ क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? आप इस समय सो क्यों रही हैं? अभिषेक ने चिंतित होकर उसके माथे पर हाथ रखा। हल्का सा पसीना था। कुछ नहीं बेटा, सुबह से ही थोड़ी कमजोरी लग रही है, शायद शुगर बढ़ गई होगी। अभिषेक घबरा गया। आपने किसी से कहा क्यों नहीं माँ? दिव्या कहाँ है? वो बेटा, उसकी सहेलियाँ आई थी, वो शॉपिंग पर जा रही थी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। क्यों बेवजह उनकी खुशी में बाधा बनूं? अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, आप दवा खा लेना, कहकर अभिषेक रसोई घर में गया और कुछ ही देर में वापस आकर दवा निकालने लगा। बोला, ये खा लीजिए माँ। और हाँ, घुटनों का दर्द कैसा है आपका? सब सुबह ज़्यादा दर्द था बेटा, दर्द की दवा खाई थी तो आराम मिल गया था। अच्छा माँ, अभिषेक ने चिंता भरे स्वर में कहा, अच्छा माँ, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं कल ही समय ले लेता हूँ। सुबह के 9 बज रहे थे। अभिषेक माँ को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने शुगर की जांच की, कुछ
ज़रूरी टेस्ट लिखे और दवाइयाँ दे दी। 1 घंटे बाद जब वे घर लौटे तो सुमित्रा जी कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। अभिषेक ने दिव्या को आवाज़ लगाई, दिव्या माँ के लिए खाना ले आओ, फिर उन्हें दवा भी खानी है। मैंने दवाइयाँ निकाल कर रख दी है। कमरे में से कोई जवाब नहीं आया। वह सीधे बेडरूम की ओर बढ़ा। दिव्या आईने के सामने खड़ी अपने एक सूट पर दुपट्टा मैच करके देख रही थी। दिव्या, मैंने तुमसे कहा था ना, माँ के लिए खाना ले आओ, अभिषेक ने थोड़ा तेज स्वर में कहा। दिव्या ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ हाँ आती हूँ। पहले ये बताओ, तुमने ऑफिस से छुट्टियाँ ली या नहीं? हमें अगले हफ्ते निकलना है। अभिषेक ने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, दिव्या, मुझे लगता है कि हम 1-2 दिन पहले ही वहाँ जाएं। खामखा माँ को परेशानी होगी। ये बात सुनकर दिव्या ने उसे ऐसे देखा जैसे अभिषेक ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तभी बात संभालते हुए अभिषेक बोला, अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ही रौनक को लेकर पहले चली जाओ, मैं शादी वाले दिन ही पहुंचूंगा। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ध्यान रखने के लिए भी कोई यहाँ होना चाहिए। दिव्या भड़क उठी, क्या तुम मेरी बहन की शादी पर नहीं चलोगे, सिर्फ इसलिए कि मौजी की तबीयत थोड़ी सी खराब है? अभिषेक, सब लोग क्या सोचेंगे? अभिषेक ने स्वयं समय रखते हुए कहा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ दिव्या। इतने में अभिषेक अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। दिव्या अब भी गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। तभी अंदर से सुमित्रा जी की आवाज़ आई, दिव्या बहू, एक गिलास पानी तो देना, मुझे दवा लेनी है। दिव्या ने आंखें घुमा ली। पहले ही उनका मूड खराब था और अब ये नई फरमाइश। उसने झटके से पानी का गिलास भरा और कमरे में हड़बड़ाते हुए गई। गिलास को साइड टेबल पर इतनी जोर से पटका कि पानी छलक गया। साथ में ही रसोई है, उठकर एक गिलास पानी तक नहीं उठा सकती हैं आप? सुमित्रा जी ने उनकी ओर देखा और बोली, आज घुटनों में ज़्यादा दर्द था बहू, नहीं तो मैं खुद उठकर जाती। दिव्या वहीं खड़ी रही, उनकी भौहें तनी हुई थी। फिर अपनी बातों के बांध छोड़ते हुए बोली, वैसे मुझे एक बात बताइए आप, यह सब नाटक इसलिए कर रही हैं ना आप, ताकि मैं अभिषेक के साथ मायके जा सकूं, ना जा सकूं? सब समझती हूँ मैं, वरना कुछ दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थी आप। सुमित्रा जी का दिल जैसे धक से रह गया। क्या कह रही हो बहू तुम? ऐसा मत बोलो। हाँ, वही कह रही हूँ जो सच है। आप चाहती हैं ना कि मैं यहीं पड़ी रहूँ और बस दिन रात आपकी सेवा करूँ? नहीं बहू, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत सब सच में ठीक नहीं थी। तुम अभिषेक के साथ शादी में आराम से जाओ। मैं आज अभिषेक से बात कर लूँगी, उसे कहूँगी कि मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब बुढ़ापे में तो ये सब लगा ही रहता है। वाह, क्या खूब नाटक करती हैं आप। मेरा सारा प्लान बिगाड़ कर आप ऐसे दिखा रही हैं जैसे आपका कोई कसूर नहीं है। बहू की बात सुनकर सुमित्रा जी हैरानी भरी नज़रों से उनकी ओर देखने लगी, लेकिन दिव्या को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। सुमित्रा जी ने दवा निकाल कर पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे घूंट भरने लगी। शाम को ऑफिस से आते ही अभिषेक माँ के पास आया। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? हमेशा की तरह घूम उसने पूछा। सुमित्रा जी हल्के से मुस्कुराई, अब ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी कमजोरी रह गई है और वैसे भी बुढ़ापे में ये सब लगा ही रहता है। अच्छा बेटा, एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ माँ, कहिए। बेटा, मुझे लगता है कि तुझे बहू के साथ उनके मायके जाना चाहिए। अभिषेक ने गहरी सांस ली। नहीं माँ, आपकी तबीयत सही नहीं है और मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे बेटा, समझने की कोशिश करो, ये बीमारियां तो आती जाती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पीछे अपना प्लान कैंसिल कर दो। तुम्हें दिव्या के साथ जाना चाहिए, बहू की खुशी में शामिल होना चाहिए। ये बात सुनकर दिव्या वहाँ आ गई। यही तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते ना, लेकिन मानते कहाँ हैं। अगर हम लोग
ही पहले नहीं जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा मेरे मायके वालों को। इस पर अभिषेक बोला, तो ठीक है दिव्या, मैं तुम्हारे साथ मायके चलने के लिए तैयार हूँ। हम वहाँ पूरा 1 हफ्ता रहेंगे। यह सुनते ही दिव्या का चेहरा खिल उठा। सच? मैं अभी पैकिंग कर लेती हूँ। कहते हुए जैसे ही वो बाहर जाने लगी तभी अभिषेक बोला, लेकिन दिव्या, मेरी पूरी बात तो सुन लो। अब क्या हुआ? दिव्या पीछे से मुड़ी तो अभिषेक ने कहा, मैं माँ को भी साथ लेकर चलूँगा। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। अभी अभी खुशी से दमक रहा दिव्या का चेहरा अचानक बुझ गया। उसने हैरत भरी नज़रों से अभिषेक को देखा। क्या? माँ भी शब्द जैसे कंठ की आवाज़ ही रोंद गई। फिर बड़ी मुश्किल से बोली, लेकिन वो वहाँ, मेरा मतलब है तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी। हाँ, इसलिए मैं उन्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अभिषेक ने स्पष्ट शब्दों में कहा। अब तक चुप बैठी सुमित्रा जी यह सुनकर बोली, अरे नहीं बेटा, यह ठीक नहीं लगेगा। बहू के मायके में मैं कैसे रहने जा सकती हूँ? सब लोग क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, मैं शादी वाले दिन आ जाऊंगी। पर अभिषेक नहीं माना। उसने ठान लिया था, या तो अपनी माँ को लेकर जाऊंगा, नहीं तो शादी वाले दिन ही वहाँ पहुँचूंगा। दिव्या ने बुझे मन से अपनी पैकिंग शुरू कर दी। जब उसने अपनी खूबसूरत साड़ियाँ और गहने संभालते तो मन ही मन कूड़ रही थी, लेकिन अभिषेक के सामने अब कोई तकरार करने का मतलब नहीं था, इसलिए चुपचाप सारा सामान समेट लिया। अगले 2 दिन अभिषेक भी अपने ऑफिस के काम निपटाने में लगा हुआ था। फिर जिस दिन दिव्या के मायके में माता की चौकी थी, उसी दिन वे सब निकल पड़े। सुबह का समय था। दिव्या ने सोचा था कि गाड़ी में बैठते ही आराम से सफ़र पूरा हो जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर जल्द ही पानी फिर गया। गाड़ी में सुमित्रा जी अगली सीट पर बैठी थी। अभिषेक ड्राइव कर रहा था और पीछे सीट पर दिव्या और रौनक थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन आधे घंटे बाद सुमित्रा जी ने धीरे से कहा, अभिषेक बेटा, गाड़ी किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में रोकना, मुझे वॉशरूम जाना है। अभिषेक ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी एक ढाबे के पास रोकी। दिव्या ने नाक सिकोड़ कर घड़ी देखी। अभी तो निकले ही थे। उसने मन ही मन सोचा कि कुछ कहा नहीं। सुमित्रा जी वापस आई और गाड़ी फिर से चल पड़ी, लेकिन सुमित्रा जी ने आधे घंटे बाद फिर से गाड़ी रुकवाई। ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब दिव्या का गुस्सा बढ़ने लगा। रौनक तो पूरे सफ़र में सोता रहा, लेकिन दिव्या के लिए यह सफ़र किसी परीक्षा से कम नहीं था। सुमित्रा जी उसे परेशान देखकर बोली, क्या करूं बहू, डायबिटीज़ की वजह से बार बार जाना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? मैं परेशान हो गई हूँ। दिव्या ने गहरी सांस ली और अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हो। उनकी यह परेशानी तब और बढ़ गई जब रास्ते में ट्रैफिक मिल गया। दिव्या का सब्र अब जवाब देने लगा। देखा, अगर इतनी बार गाड़ी न रोकनी पड़ती तो हम इस जाम में नहीं फंसते। अब माता की चौकी का पूरा कार्यक्रम मिस हो जाएगा। अभिषेक ने उसे शांत करने की कोशिश की। अरे दिव्या, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? माँ जानबूझकर तो नहीं कर रही है ना? हम तो मैं ही गलत हूँ। दिव्या ने मुंह फेर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। आखिरकार वे दिव्या के मायके पहुँचे, लेकिन तब तक माता की चौकी का आधे से ज़्यादा कार्यक्रम खत्म हो चुका था। दिव्या के माता पिता और भाई भाभी ने उनका स्वागत किया, लेकिन दिव्या के चेहरे की निराशा छिपाए नहीं छिप रही थी। अभिषेक गाड़ी से सामान निकाल कर अंदर रखने लगा तो दिव्या की माँ शांति जी मुस्कुराकर सुमित्रा जी से बोली, अरे बहुत देर कर दी आने में। इससे पहले कि सुमित्रा जी कुछ बोलती, दिव्या फट पड़ी। क्या बताऊँ माँ, हर आधे घंटे बाद तो गाड़ी रुकवाई जा रही थी। वॉशरूम जो जाना था माँ जी को, बिना मतलब देर हो गई उनकी वजह से। ये बातें दिव्या ने अपने सभी मायके वालों के सामने कही थी। इस पर सुमित्रा जी ने अपनी सफाई में कहा, वो डायबिटीज़ की दिक्कत है ना, इसलिए बेटी
बेटी का व्यवहार देखकर शांति जी असहज हो उठी और बोली, अरे कोई बात नहीं बहन जी, आप आराम से आकर बैठिए। अगली सुबह घर में खूब हलचल हो रही थी। कोई किचन में नाश्ते की तैयारी कर रहा था तो कोई शादी के बाकी कामों में व्यस्त था। इसी बीच दिव्या की भाभी ने इधर उधर नज़र घुमाई और फिर चौंकते हुए पूछा, अरे अभिषेक जीजाजी कहीं नज़र नहीं आ रहे? दिव्या जो पहले से ही चिड़चिड़ी हो रही थी चीखते हुए बोली, और कहाँ होंगे, बैठे हैं अपनी माँ के पास उनके चरणों में उनके घुटनों की मालिश करते हुए। उन्हें तो बस अपनी माँ चाहिए, मेरी परवाह ही कहाँ है उनको। माँ जी भी जब देखो घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। उनका तंज भरा स्वर सुनकर उनकी भाभी थोड़ा ठहर गई। तभी शांति जी वहाँ आई और उसे समझाते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, ऐसी बात नहीं है कि दामाद जी उन्हें प्राथमिकता नहीं देते। अगर ऐसा होता तो हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपना काम छोड़कर तुम्हारे साथ न आते। दिव्या उनकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी अब भी झलक रही थी। इसी दौरान दिव्या का भाई किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। जाते जाते उसने अभिषेक से कहा, जीजाजी चलिए ना, जरा बाजार तक जाना है, साथ हो लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अभिषेक उसके साथ निकल गया और सुमित्रा जी धीरे धीरे बाहर आ गई और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर आराम से बैठ गई। उनके चेहरे पर सफ़र की थकान दिखाई दे रही थी, मगर फिर भी वह सबकी खुशी में शामिल हो रही थी। तबीयत ठीक ना होते हुए भी उनकी पूरी कोशिश थी कि उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। तभी दिव्या की एक कज़न ने उन्हें देखा और पास आकर बोली, आंटी जी आप ठीक तो है ना? सुमित्रा जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस बेटा बीमारियां तो चलती रहती है, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है। अभी उनकी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि दिव्या ने व्यंग से कहा, अरे इस उम्र में घर का काम तो होता नहीं है इनसे, लेकिन शादी में आने के लिए ज़रूर तैयार हो गई। दिव्या की इस बात पर वहाँ खड़ी उनकी कुछ कजन हंस पड़ी। दिव्या ने मजाक को और बढ़ाते हुए कहा, सच में माँ जी को तो सफ़र करना पड़ भारी पड़ गया। रास्ते भर हम लोग वहाँ वॉशरूम ही ढूंढते रह गए। हर आधे घंटे बाद गाड़ी रोकने का फरमान आ जाता था। सफ़र कर नहीं सकती तो घर पर ही रहना चाहिए था न। यह सुनकर वहाँ खड़ी दिव्या के आसपास खड़े लोग फिर हंस पड़े, लेकिन सुमित्रा जी के चेहरे की मुस्कान एक पल में उड़ गई। उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनका चेहरा दर्द बयां कर रहा था। भीड़ में सबके चेहरे खिलखिला रहे थे, पर सुमित्रा जी अंदर ही अंदर शर्मिंदगी से डूबी जा रही थी। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे, लेकिन दिव्या के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उसे अब भी यही लगता था कि सासू माँ के कारण उनके रंग में भंग पड़ गया है। अगर उनकी सास यहाँ ना होती तो शायद वो ज़्यादा मस्ती कर पाती। इसलिए हर रोज़ किसी न किसी बहाने वो अपनी सास को तंज कसने और चुभती हुई बातें कहने से नहीं चूकती थी। कभी सब लोगों के सामने सास की सूती साड़ी का मजाक बनाकर रख देती, तो कभी उनकी बीमारी का। इधर जब दिव्या अपनी बहन ईशा के साथ बाजार जाती तो उनकी माँ शांति जी थोड़ा समय निकालकर अपनी समधन सुमित्रा जी के पास बैठ जाती। आज भी ऐसा ही हुआ। बहन जी यहाँ आपका मन तो लग रहा है ना? शांति जी ने पूछा। सुमित्रा जी हल्की मुस्कान के साथ कहती, हाँ बहन जी, सब अच्छा है। उनकी आंखें उनकी मनोदशा को बयान करती थी, लेकिन मुंह से वो कुछ नहीं बोलती थी। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। पूरे घर में हलचल थी। बारात पहुंची, रस्में हुई और फिर दुल्हन की विदाई का समय भी आ गया। सबकी आंखें नम थी। शांति जी और उनके पति अपने बेटी को गले लगाया और विदा किया। अब शादी की थकान सब पर हावी होने लगी थी। दिव्या और अभिषेक ने सोचा कि एक दिन आराम कर लेंगे और फिर अगले दिन अपने घर लौटेंगे। रात हो चुकी थी, सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अगले दिन जब सब लोग उठे तो पूरे घर में अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। आवाज़ सुनते ही पूरा घर दहल उठा। सब लोग चौंक कर आवाज़ की दिशा में भागे।
यह आवाज़ शांति जी की थी। सभी लोग घबराते हुए उनकी ओर दौड़े। दरवाजे खुलते ही जो दृश्य सामने था, उसने सबको सन्न कर दिया। शांति जी जमीन पर गिरी हुई थी और दर्द से कहरा रही थी। उनकी चीख सुनकर पूरा घर दौड़ पड़ा। दिव्या के भाई और भाभी ने तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि हल्की सी हरकत पर भी वह तड़प उठी थी। माँ, क्या हुआ? कहाँ चोट लगी है? दिव्या घबराई हुई थी। शांति जी ने दर्द से आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर पड़ी साफ झलक रही थी। जल्दी से गाड़ी निकाली गई और सबने मिलकर उन्हें किसी तरह सहारा देकर कार में बिठाया। दिव्या के भाई भाभी उन्हें अस्पताल ले गए। दिव्या भी माँ की हालत देखकर परेशान थी। जब वे लोग घर लौटे तो दिव्या ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? तो उनका भाई बोला, गिरने की वजह से मांसपेशियों में तेज खिंचाव आ गया है, जिससे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम की ज़रूरत है। ये बात सुनकर दिव्या ने राहत की सांस ली। कम से कम कोई बड़ी चोट तो नहीं आई थी। घर लौटते ही शांति जी को बिस्तर पर लिटा दिया गया। अब दिव्या असमंजस में थी कि अभिषेक की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और उन्हें वापस लौटना था, लेकिन दिव्या का मन अपनी माँ को इस हालत में छोड़ने का नहीं कर रहा था। अभिषेक, मैं अभी माँ को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ। अभिषेक ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम ध्यान रखना, माँ को कोई तकलीफ ना हो। मैं माँ जी को लेकर वापस जा रहा हूँ। वहाँ ऑफिस भी ज्वाइन करना है। जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो तुम आ जाना। दिव्या ने सहमति में सिर हिलाया। अभिषेक अपनी माँ सुमित्रा जी को लेकर घर लौट आया। शांति जी अब स्वयं उठ पाने में असमर्थ थी, इसलिए दिव्या और उनकी भाभी उन्हें सहारा देकर वॉशरूम तक लेकर जाती थी। एक दो बार तो सब ठीक रहा, लेकिन जब तीसरी बार शांति जी ने अपने बहू को आवाज़ दी तो उनके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ झलकने लगी। उन्होंने हल्की आवाज़ में पुकारा, बहू, जरा सहारा दे दो। भाभी ने गहरी सांस ली और अनमने भाव से उठी। उन्हें सहारा देते हुए बाथरूम तक लेकर गई, फिर वापस बेड पर लिटा दिया और बड़बड़ाने लगी, इंसान है या पानी की टंकी? इतना पानी पीती हो, क्यों पीती हो इतना पानी कि बार बार बाथरूम जाना पड़े? इस बार तो मैंने सहारा दे दिया, लेकिन अगली बार मुझसे नहीं होगा। दिव्या अपनी भाभी की बात सुनकर चौंक गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? माँ इतनी तकलीफ में है और आप भाभी से गुस्से से बात अरे कैसे कर रही हैं? अरे राम जाने तकलीफ में है या बहाना खोजती है काम न करने का। मुझे तो लगता है कि ये सब ढोंग कर रही है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। दिव्या एक पल के लिए चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। उनकी भाभी, जो एक आदर्श बहू कहलाती थी, उसकी माँ के लिए एक शब्द कहेगी, उनके कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ के लिए ऐसा शब्द कहेगी मेरी भाभी। उसने अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा। शांति जी की आंखों में उदासी झलक रही थी। उसके मन में बीते दिनों की कई घटनाएं घूमने लगी। उनकी अपनी सास सुमित्रा जी के साथ किया गया व्यवहार, उनके घुटनों का दर्द, सफ़र में बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत और शायद उनका खुद का उन पर तंज कसना और उनके बीच मजाक बनाना। कहीं भगवान उनके उनके कर्मों की सजा तो नहीं दे रहे? अंदर ही अंदर उनका दम घुट रहा था। शाम ढलने लगी थी। जब उनकी बहू रसोई की ओर जाने लगी तो शांति जी ने धीमे स्वर में पुकारा, बहू, आज रात के खाने में पनीर की सब्जी बना लेना। दिव्या को बहुत पसंद है। लेकिन उनकी बहू बिना कोई जवाब दिए रसोई में चली गई। शांति जी ने सोचा शायद यह सुनकर नहीं नहीं सुन पाई होगी, लेकिन कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दलिया बना दिया है, जब खाना हो तो बता देना, उन उसने बुझे मन से कहा। यह सुनते ही दिव्या को जैसे दिल में कोई तीर चुभ गया। दलिया? लेकिन माँ ने तो
तुम्हें पनीर की सब्जी बनाने को कहा था भाभी। इस पर उनकी भाभी झुंझलाते हुए बोली, माँ तो बैठे बैठे बस ऑर्डर देना जानती है। मैं सारा दिन घर का काम भी करूँ, बच्चों को भी संभालूँ और फिर आपकी और आपकी माँ की फरमाइशें भी पूरी करती रहूँ। मुझसे भी थोड़ी देर आराम करने का हक है, मुझे भी है या नहीं? वैसे भी इतने दिनों से शादी में पनीर की सब्जी खा खा कर थकी नहीं आप, जो आज फिर से चटोरेपन जाग उठा। इतना कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली गई। दिव्या के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा, वह चुपचाप खड़ी रह गई। उनके मानस पटल पर सहसा वही दृश्य उभरा जब उसने अपनी ननद के आने पर खिचड़ी बनाकर रख दी थी। साथ ही साथ दो बातें भी सुना दी थी। आज जब वही शब्द उसे और उसकी माँ को सुनने पड़े तो उसे एहसास हुआ कि जब अपनी कही बात सुनाई ठुकराई जाती है तो कैसा महसूस होता है। रात होने लगी थी लेकिन दिव्या के मन में उथल पुथल मची थी। दिन भर की घटनाएं उसे बेचैन कर रही थी। अपनी माँ की परेशानी उसे देखी जा नहीं रही थी। बस अब बहुत हुआ, भाभी का यह व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भाई आएंगे तो सारी शिकायत करूंगी। उनके मन ही मन ठान लिया था। कुछ देर बाद जब उनका भाई घर लौटा तो दिव्या तुरंत उनके पास पहुंची। भैया, पता है भाभी ने आज क्या किया? उनकी आवाज में गुस्सा था। माँ को सहारा देकर बाथरूम तक ले जाने से मना कर दिया। कहती है माँ बहाना करती है। इतना तक कहा कि माँ पानी की टंकी है जो बार बार वॉशरूम जाती है। वह उम्मीद कर रही थी कि यह सुनकर उसके भाई का खून खौल उठेगा। वो गुस्से से उबल उठेगा और अपनी पत्नी को चीख कर दो तमाचे लगा देगा। बोलेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को ये सब कहने की? दिव्या को भाई के रिएक्शन का इंतजार था लेकिन उसके भाई के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, बल्कि उसने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या गलत कहा तेरी भाभी ने? दिव्या, भैया आप तो माँ का इतना ध्यान रखते थे। अब अचानक उनका भाई गहरी सांस लेते हुए बोला, दिव्या, माँ अब बिस्तर पकड़कर ही लेटी है। तेरी भाभी पूरे घर का काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है और फिर माँ की देखभाल भी। क्या यह सब आसान है? लेकिन भैया, तुम माँ के बारे में ये सब बोल रहे हो, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, उनका ध्यान रखना पूरा तुम्हारा फर्ज है। उनकी तकलीफ को तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? दिव्या की आवाज़ तेज हो गई थी। अभी दिव्या ये सब बोल ही रही थी कि तभी उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। वो अवाक खड़ी रह गई, लेकिन अब तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि तमाचा मारने वाला कौन है। सामने उसकी माँ शांति जी खड़ी थी। माँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा, पर क्यों? और आप तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हैं, तो ये सब क्या? दिव्या ने सवालों की खड़ी छड़ी लगा दी। किसी के जवाब देने तक का इंतजार भी उसने नहीं हो पाया। समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। उसके दिमाग में हलचल मच गई। तभी शांति सी बोली, वो सब नाटक था, एक सोचा समझा नाटक जिसे मैंने तेरे भाई और भाभी की मदद से रचा था, तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुझे तेरा ही असली चेहरा दिखाने के लिए। दिव्या की तो जैसे सांस ही अटक गई। यह सब सुनकर तो शांति जी ने कहा, जब तू अपने भाभी को यह सब उपदेश दे सकती है कि उसे अपनी जन्म देने वाली माँ का ख्याल रखना उसका फर्ज है, तो खुद ये बात क्यों समझ नहीं सकती? तेरा पति भी तेरी सास का बेटा है। अगर वो अपनी माँ का ख्याल रखता है तो तू गुस्से से मुंह फुला लेती है, उसे जली कटी बातें सुना देती है। ये दोहरी मानसिकता क्यों? और तो और, तूने तो सबके सामने अपनी सास के पहनावे या यहाँ तक कि उनकी बीमारी तक का मजाक बनाकर रख दिया। मेरे सामने समझाने के बावजूद न जाने कितनी बार तू अपनी सास पर चीखी चिल्लाई, उन्हें इतना बेइज्जत किया कि बेचारी शर्मिंदगी से ज़मीन पर खड़ी गड़ी जा रही थी। लेकिन जब वैसे ही हालात मुझ पर, तेरी अपनी माँ पर बन आए तो तुझे मुझ पर तरस आने लगा।
मेरे दर्द का एहसास होने लगा जब तू अपनी माँ का सबके सामने मजाक बना रही थी ना। दिल तो मेरा उसी समय किया था कि तेरी अकल ठिकाने लगा दूं, पर सबके सामने मैं तेरा तमाशा बनाना नहीं चाहती थी। लेकिन मन ही मन ये ही भी ठान लिया था कि इंसानियत का पाठ तो तुझे पढ़ा कर रहूंगी। मैं जानती थी कि तू केवल बातों से तो नहीं मानने वाली, इसलिए ये नाटक किया हम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए तुझे। तूने तो अपने ससुराल में हमारी नाक कटवा कर रख दी। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने तुझे। एक और तू तू है जिसने कभी अपने ससुराल वालों को अपनाया ही नहीं, तो दूसरी ओर तेरी सास है जिसने तेरे इतने बुरे व्यवहार के बावजूद कभी हमारे सामने शिकायत तक नहीं की। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तेरा सम्मान तेरे ससुराल वालों के साथ जुड़ा है। उनकी बेइज्जती का मतलब तुम्हारी खुद की बेइज्जती है। दिव्या सिर झुकाए खड़ी थी। शांति जी का हर एक शब्द उनकी आत्मा को छन्नी कर रही थी। एक एक बात हथौड़े की तरह उनके दिल पर चोट खा रही थी। वह कांप रही थी। अचानक उनकी आंखें भर आई। दिव्या के गले से आवाज तक नहीं निकली। उनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन यह आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, उनके अपराध बोध के थे। माँ, मैं बहुत बुरी हूँ, उनके कांपती आवाज में कहा। मैंने बहुत बुरा किया माँ जी के साथ, बहुत बुरा किया, बहुत अन्याय किया। कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी और घुटनों के बल बैठ गई। शांति जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, पश्चाताप करने से ही इंसान महान बनता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप सिर्फ आंसू बहाने से नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। अगले ही दिन दिव्या अपने भाई के साथ घर वापस लौटी। जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, सामने सुमित्रा जी बैठी दिखी। उसके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में अनकहा दर्द था। बहू, अब समधन जी कैसी है, ठीक तो है ना? उन्होंने पूछा, लेकिन दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। बिना एक पल गवाए वो दौड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। सुमित्रा जी हड़बड़ा गई। उन्होंने दिव्या को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह वैसे ही उनके कदमों में गिरी रही। नहीं माँ, आज मत रोकिए मुझे। शायद मैं इस दुनिया की सबसे स्वार्थी बहू हूँ। जिस घर ने मुझे सम्मान दिया, मैंने उसी घर की जड़ों में जहर घोल दिया। आपका प्यार समझ नहीं पाई मैं। अब तक अभिषेक भी खड़ा रहा, देख रहा था। उसके लिए यह पल अविस्मरणीय था। सुमित्रा जी ने मन आंखें लिए दिव्या के सिर पर हाथ फेरा और कांपती आवाज में बोली, बेटा, नादानी बस बच्चे गलती कर बैठते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चों से कब तक नाराज रह सकती है। मैं तो कब से इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब तू अपने दिल से मुझे अपनी माँ मानोगी। इतना कहते हुए उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने दिव्या को गले से लगा लिया। उस रात जब अभिषेक रोज की तरह अपनी माँ के घुटनों की मालिश करने के लिए तेल निकाल रहा था, दिव्या ने धीरे से उसके हाथों से तेल की शीशी ले ली। अभिषेक, वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, अब उनकी सेवा मैं करूँगी। अभिषेक स्तंभ था। सुमित्रा जी की आंखें भीग गई, लेकिन इस बार वह आंसू तकलीफ के नहीं थे, वह आंसू खुशी के थे। अब दिव्या उनकी बहू नहीं, बेटी थी, जो देर से सही लेकिन रिश्तों के महत्व को समझ चुकी थी। तो दोस्तों, बहू सास की यह अनोखे रिश्ते की कहानी आपको प्रेरणादायक स्टोरी कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।